साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैं यहाँ पर आपके लिए सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक करना ना भूलें। एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक, ध्यान से पढ़ना है। जितना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप आंसर को छांट पाएंगे। एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक केवल बोलता है। कैसी कक्षा है? प्रभावी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका? सिर्फ बोलना या बच्चों को प्रश्न पूछने और विचार करने का अवसर देना। तो जो शिक्षक ऐसा करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है और विचार करने का अवसर देता है, वह प्रभावी शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बच्चों को चुप रखता है, केवल परीक्षा पर ध्यान देता है, तो ये गलत ऑप्शन है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 26। एक ही बार में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बाल विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? तो बच्चों के जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसकी दिशा सामान्यतः कैसी होती है? अनिश्चित होती है, क्रमबद्ध और निरंतर होती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो प्रोसेस होती है, उसकी जो दिशा होती है वह क्रमबद्ध होती है और निरंतर यह कार्य होता रहता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? यह आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिनको आईएमपी लगा रहा हूं उनको बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है? उस सिद्धांत का नाम क्या है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्पेसिफिक की ओर जाता है। विकास का क्रम, विकास की निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत से भिन्नता। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है, सामान्य से विशिष्ट। तो विकास का कौन सा सिद्धांत, यह सिद्धांत का नाम है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। यह बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यही सिद्धांत का नाम है और यही सिद्धांत यह बता रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 28, ये पियाजे का यह चौथा क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पियाजे से बनते हैं, तो पियाजे से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यान रखिए, इनको पढ़ लेना ध्यान से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदी गामक। तो यहाँ पर अवस्था की पूछी जा रही है बात। ठीक है, तो पहली अवस्था, फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेप आपकी संवेदी गामक स्टेज होती है। ये अब पहली अवस्था होती है। चलिए, उसके बाद प्रश्न नंबर 29। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग किस आयु से शुरू होती है? अब यहाँ पर आयु पूछा गया है कि कौन सी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इससे एक क्वेश्चन बनाया था, आयु दी थी और ये पूछा था कि ये कौन सी अवस्था है, उस अवस्था का नाम पूछा था। यहाँ पर अवस्था दे दी गई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में आयु वर्ग कहाँ से शुरू होता है? तो 11 साल से ये आयु वर्ग स्टार्ट होता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है यहाँ पर कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा संवेदी गामक। इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा? ये भी पियाजे से संबंधित है, तो संवेदी गामक। ठीक है, वस्तु स्थायित्व, अभी हमने संवेदी गामक यहाँ पर पूछा था, सॉरी यहाँ पर आया था सब वर्ड हमारा जो कि पियाजे से संबंधित था। इसकी पहली अवस्था को कहा गया है। तो पहली अवस्था से ही फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 31।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में किसका विशेष महत्व है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन व्यक्ति के अनुसार बच्चे के सीखने में किसका विशेष महत्व है? तो सामाजिक वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये किसने कहा? वाइगोत्स्की के अनुसार इनने ऐसा कहा है कि सामाजिक वातावरण में बच्चा बहुत ही बढ़िया सीखता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है। इसका फोल्डिंग का अर्थ है, ठीक है, बच्चे को दंड देना, बच्चे को सीखने में स्थायी सहायता देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। बच्चे को परीक्षा देना, बच्चे को कक्षा से बाहर करना। तो ये आंसर आप याद रखिएगा। चलिए इससे इसको रिलेट करके देखिए हमेशा, इसका फोल्डिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 33 यहाँ पर है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान। तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान शिक्षक द्वारा सीधे दिया जाता है, बच्चा स्वयं अनुभव के आधार पर निर्मित करता है। तो ज्ञान कैसा? रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि देखें हम ज्ञान को, तो ज्ञान जो है बच्चा स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित करता है। इसका सही आंसर ये हो जाता है। ज्ञान केवल किताबों से मिलता है, गलत। परीक्षा से प्राप्त होता है, गलत। शिक्षक द्वारा सीधे दिया जाता है, यह भी गलत है। यदि बच्चा स्वयं नहीं सीखेगा, अपने अनुभवों के आधार पर सीखेगा, तो बहुत ही बढ़िया सीखेगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसे दी जाती है? शिक्षक को दी जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि बच्चों से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक को? नहीं। बच्चे की रुचि और आवश्यकता को? तो बच्चे की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इस बात को प्राथमिकता किसमें दी जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो प्रायोरिटी है वो बच्चे की रुचि को दी गई है कि बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रखता है, किस बात को सीखने में उसकी ज़्यादा रुचि है और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। चलिए इसके बाद आपका 35वां है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना का अर्थ है देखकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड ही है आपका, डूइंग का अर्थ होता है करना, ठीक है। लर्निंग का मतलब सीखना, तो लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग यानी करना, करके सीखता है बच्चा तो ज़्यादा बेहतर सीखता है। बोर्ड पर आपने सवाल करवाए, 10 बच्चों में से उठ उठ के सभी ने सवाल किए, तो वो जो सीख रहा है वो प्रोसेस बहुत ही बढ़िया रहेगी, स्थायी उसकी स्मृति रहेगी सीखने की, ठीक है, और जल्दी सीखेगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, बच्चों की सीखने की गति है सभी में समान होती है, बच्चों में अलग अलग हो सकती है। और हो क्या सकती है? होती ही है। सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से क्षमता रखते हैं सीखने की, तो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, तो उनकी जो क्षमताएं होती है वह भी अलग अलग होती है। तो बच्चे में अलग अलग हो सकती है सीखने की गति, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को, यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग है एक दूसरे से, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग प्रकार से शिक्षक सिखा सकता है। कमज़ोर विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा गलत है। केवल मेधावी विद्यार्थियों, अच्छे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी गलत है। एक ही शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, यह भी गलत है। बच्चा जब तक सीख ना जाए आपको प्रोसेस चेंज करते ही रहना है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से
पढ़ना। तो ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि से पढ़ना, ये जो है बच्चे की आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है कि बच्चे में जब अंदर से यह प्रेरणा आत्मज्ञान हो कि हमें पढ़ना है, तो वह उसकी आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि ज्ञान प्राप्ति करने में रुचि से पढ़ना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 है यहाँ पर आपका। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, ये आंतरिक प्रेरणा का था, ये बाह्य प्रेरणा का था। ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। विषय में रुचि, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। तो ये कौन सा? बाह्य प्रेरणा। ठीक है, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर है पुरस्कार पाने के लिए यदि बच्चा पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, तो ये इसकी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। और आंतरिक प्रेरणा में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से वह पढ़ता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है। बुद्धि परीक्षण का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? बच्चे को दंड देना। कौन सा परीक्षण? बुद्धि परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इसके? बच्चों को दंड देना, उसके संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना। तो हम परीक्षण कर रहे हैं, और परीक्षण शब्द जो है वो आकलन के भी लिए ही होता है। बच्चों का हम किसी प्रकार का आकलन करना चाहते हैं। कौन सा आकलन करना चाहते हैं? उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को जानना चाहते हैं, उसका आकलन करना चाहते हैं। तब हमें कौन सा परीक्षण करना होगा? बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण से यह कार्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बे वाला हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 41। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जो गार्डनर का सिद्धांत है वह किससे रिलेटेड है? बाह्य बुद्धि से। नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, भाषा विकास, इनसे संबंधित यह नहीं है। हम इसका क्वेश्चन भी देख चुके हैं कि नैतिक सिद्धांत किसका है, मनोवैज्ञानिक विकास किसका है, भाषा विकास किसका है। तो गार्डनर का जो सिद्धांत होता है यह बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट करते जाना है एक पेज में कि गार्डनर का संबंध बहुबुद्धि से है। सिर्फ इतना से याद कर लिया आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। भाषाई बुद्धि का संबंध किससे है? भाषा के प्रभावी प्रयोग से, शरीर की गति से, संगीत से, प्रकृति से। अब कैसी बात की जा रही है? भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि, भाषा की बुद्धि। ठीक है, उसका संबंध किससे है? तो भाषा के प्रभावी प्रयोग से। जो बच्चा जितना बेहतर तरीके से अपने भाषा का प्रयोग करता है, कमांड रखता है, तो हम कहेंगे कि उसकी भाषाई बुद्धि उतनी ही तीव्र है, बेहतर है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है। गणितीय तार्किक बुद्धि का संबंध है। तो गणितीय तार्किक बुद्धि, रीजनिंग, जो आपकी तर्क शक्ति है उसकी बात की जा रही, बुद्धि का संबंध है। तो तर्क और समस्या समाधान से। जो बच्चा तार्किक बुद्धि बेहतर रखता है वह तर्क और समस्या का समाधान, जो क्वेश्चन होते हैं कुछ आपने देखे होंगे समस्या समाधान के, उसमें वो फटाफट उस कार्य को कर देता है। उसका अर्थ है कि उसकी तार्किक बुद्धि बहुत ही स्ट्रोंग है। तो गणितीय तार्किक बुद्धि का संबंध तर्क और समस्या समाधान से है। चलिए, इसके बाद अब बाकी के क्वेश्चन के आंसर तो आप देख ही सकते हैं, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आपके लिए सीधे सीधे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? अब यह आईएमपी है। कोलबर्ग का संबंध किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। तो इसको इससे रिलेट करके देखना। ठीक है, कोलबर्ग को आप किससे देखेंगे? नैतिक विकास से देखेंगे रिलेट करके। जैसे हमने अभी हाल यहाँ पर देखा था गार्डनर का सिद्धांत, तो ये किससे था? बहुबुद्धि से। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि कोहलबर्ग का सिद्धांत तो नैतिक विकास से रिलेट है। ओके, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नैतिक शब्द से अर्थ है कि ये नैतिक तर्कों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक लाइन में नोट करके रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शब्द आ गया, सभी के लिए, सभी तरह की। तो सभी प्रकार से सभी के लिए जो शिक्षा है वह समावेशी शिक्षा का अर्थ है। सभी बच्चों के साथ सीखने का अवसर देना। जब बच्चे सारे सीखेंगे, सभी बच्चों के लिए आपकी शिक्षा होगी, तब हम उस शिक्षा को कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर देना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बी के अंदर दिया गया है।
चलिए, इसके बाद 46 नंबर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। मोस्ट आईएमपी है, कैसा व्यवहार होना चाहिए? दिव्यांग बच्चों के लिए भेदभावपूर्ण, गलत, सहायक और संवेदनशील। आपको सहायक के रूप में उसके साथ रहना है और संवेदनशीलता आपके अंदर उस विषय को लेकर होनी चाहिए यदि बच्चा दिव्यांग है तो। वैसे सभी के साथ यह व्यवहार होना चाहिए। तो उसका उत्तर बी वाला हो जाता है। अब प्रश्न नंबर आपका 47 है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निदानात्मक कक्षाएं भी लगाई जाती है, अलग से कक्षाएं लगाई जाती है, उनको कहते हैं निदानात्मक। तो निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, बिल्कुल ए वाला यहाँ पर राइट हो जाए। केवल अंतिम अंक देना, पुरस्कार देना, उपस्थिति लेना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए, इसके बाद 48 नंबर का और आज का लास्ट है ये, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है। अब आपको ये एक जैसा लगेगा, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों में फर्क है। ये डायग्नोस्टिक है और ये रेमेडियल है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है सीखने की कठिनाई को दूर करना। ठीक, सीखने की कठिनाई को दूर करना ये आपके रेमेडियल क्लास के अंदर होता है। और निदानात्मक में सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना होता है। बच्चों को कहाँ-कहाँ तकलीफ आ रही है सीखने में, उनकी पहचान करना निदानात्मक मूल्यांकन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड है? मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे? रेमेडियल टीचिंग देंगे, क्लासेस लगाएंगे, उन क्लासेस में उस फॉल्ट को दूर करेंगे। तो सीखने में जो प्रोसेस में डिफ़िकल्टियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको हम दूर कर देंगे। तो वह सीखने के स्तर को बच्चे को बेहतर बनाने के लिए कक्षाएँ होती है। तो यह आपकी उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। आई होप कि ये 48 प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को इन वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे। तो आपको मैं लगभग 300 क्वेश्चन इस टॉपिक पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।